फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण और इसका हमारा जो चल रहा है वो छठा टॉपिक है और इसका नाम है मिट्टी और वायु। यानी कि हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत जानकारी और फिर वायु के बारे में, जिसमें हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है मिट्टी। देखिए, यहाँ पे एक लड़की है जो अपने गाँव गई है और उससे वार्तालाप हो रहा है, तो उसी के थ्रू कुछ बातें हैं जो हमारे जानने लायक नहीं है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये देखिए ग्राफ दिया है, पाई चार्ट। इसमें बताया गया है कि मिट्टी जो होती है उसमें क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है जल। जल इसमें 25% मात्रा में उपस्थित होती है। जो जल मिट्टी आप देखते हैं उसमें जो जल की मात्रा है वो 25%। और वायु की जो मात्रा होती है 25%। जीवाश्म यानी कि जो उसमें खाद की मात्रा होती है, जो जैविक उर्वरक की क्षमता होती है उसके अंदर, वो है 5 से 10%। जो खनिज तत्व है 40 से 45% में होते हैं। लेकिन होती है मिट्टी देखिए कई तरह की होती है, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो क्या सब में यही मात्रा होगी? नहीं, जिसके हम हर एक चीज का एक औसत निकालते हैं और वो ग्राफ प्रेजेंट करते हैं सामने। तो देखिए यहाँ पे भी वो ग्राफ ही है, क्योंकि हर मिट्टी किसी मिट्टी में जल की मात्रा कम होती है और किसी मिट्टी में जल की मात्रा अधिक। जिस मिट्टी में जल की मात्रा कम होती है वो आपकी रेगिस्तानी मिट्टी हो जाती है, जहाँ पे रेत की मात्रा ज्यादा हो। और जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है उसमें वायु की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें आपके दलदली क्षेत्र आते हैं। तो यानी कि ये जो ग्राफ है वो आपका एक औसत दिया गया है कि लगभग ऐसा इतना ही होता है। लेकिन मिट्टियां अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए सब में इन चीजों की मात्रा अलग अलग होती है। लेकिन ये पक्का है कि जो चीजें हैं वो केवल यही इतनी चीजें हैं कि जो मिट्टी है आपके 4 तत्व उसमें पाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, इस पेज पर आपके लायक कुछ नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। आगे फिर वही बातें हो रही हैं और ये दिया गया है कि मिट्टी पौधे के लिए किस तरह से उपजाऊ है। और कहा जा रहा है कि जो चूहा, खरगोश, सांप, चींटी, केचुआ, दीमक, नेवला आदि मेढक ये ऐसे जीव हैं जो मिट्टी में ही बिल बनाकर रहते हैं। और कहा जा रहा है कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो सांप है वो अपने बनाए हुए बिल में नहीं रहता, वो बिल बनाता ही नहीं है सांप, वरन वो दूसरे के बनाए हुए बिल पर कब्जा कर कर वहां रहता है। फिर इसी तरह से आगे है, बस थोड़ी सी खास बातें नहीं है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर मिट्टी को आप अच्छे रखना चाहते हैं, तो यदि आप सभी मेरी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कीटनाशक दवा, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग न करें, वरन पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद या कंपोस्ट खाद जिसे कहते हैं का प्रयोग करें। वनों एवं पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से न काटे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, खेतों की मेड़बंदी करें। अगर आप मिट्टी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो, वरना क्या होगा, ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी इन कीटनाशक और रासायनिक खादों के प्रयोग से। और आगे की पीढ़ी जो हमारी अभी आने वाली है उनके लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर देखिए आगे दिया है वायु। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं पहले। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है, आप जानते हो, और इसे ही वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल जो गैसें हैं वो अनेक तरह की गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी दिखाया गया। तो पहले यहाँ पे देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो देखिए नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और बचा क्या आपका 1% बचता है, जिसमें केवल आपके आर्गन 0.93% आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% आता है। और सोचिए इतनी कम मात्रा के बावजूद भी पृथ्वी का पूरा बैलेंस बिगाड़ रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रश्न क्या आया था सीटेट में? सीटेट में प्रश्न आया था कि मात्रा नहीं दी गई थी, दिया गया था कि वायुमंडल में जो गैसों की अधिकता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य गैसें हैं, अन्य गैसों में कई गैसों के नाम दिए गए थे वहां पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह जो गैसें के नाम दिए गए थे। और पूछा गया कि इन गैसों की कितनी मात्रा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 99% हो जाता है। तो बचता अदर गैसों के लिए कितना परसेंट बच रहा है आपका? केवल 1%। तो यानी कि अदर गैसों की जो मात्रा है वो केवल 1% है। और इसी 1% में आपका 0.03% आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा रखा है। तो ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया गया, देखिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, और बचा आपका 1% वो अन्य गैसें। इसमें कई सारी गैसें हैं। आगे देखिए कहा गया है गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प एवं धूलकण भी पाए जाते हैं। यहाँ से भी एक तरह का प्रश्न आया था, उसे हम आगे देखेंगे, आगे और थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। आगे आपका है जल चक्र। देखिए जल चक्र में भी कुछ खास नहीं है,
सिर्फ इस चित्र को देखिए, आप समझ लीजिए। जल वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है और जब ये जल पुनः जब पृथ्वी पर आता है तो नदियों में, भूमिगत जलों में रिस कर चला जाता है और फिर ये जल धीरे धीरे क्या होता है, समुद्रों में आता है और इन सागरों से, समुद्रों से फिर वाष्प बनकर ये गैस से बादल के रूप में बदल जाती है। और इस बादल में आपके धूलकण वाष्प भी होते हैं और धुएं भी होते हैं। ये भी इनका आपका बादल बन जाता है। फिर ये वाष्प संघनित होती है, संघनित अर्थात ठंडी होती है। तो ठंडी होती है तो ये पुनः फिर बूंदों के रूप में, पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब ये बादल उस पानी के भार को नहीं ऑब्जर्व कर पाते तो क्या होता है, फिर ये बूंदों के रूप में पुनः धरती पर चले आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक साइकिल है जो परमानेंट बना रहता है। ये आपका है जल चक्र, बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है। तो यहाँ पे ये तो पूरा आप समझ चुके हैं, अब इसमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ खास भी नहीं है इसमें। फिर देखिए आगे दिया गया है, पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं रह जाएगा। अगर हम वनों को, पर्यावरण प्रदूषण इसी तरह से होता रहा तो हमारे लिए पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं हो जाएगा, वरन जीवन कैसा हो जाएगा, जैसे चंद्रमा वीरान है उस तरह से ही पृथ्वी भी वीरान हो जाएगी। फिर है जीवन और ऑक्सीजन। अब जीवन में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, आप समझ सकते हैं कि भोजन के अभाव में इंसान 1-2 महीने जी लेगा, पानी के अभाव में इंसान 1-2 हफ्ते जी लेगा, लेकिन वाष्प के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में इंसान नहीं जी पाएगा एक पल भी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आप समझते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और जबकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। देखिए क्या दिया है, श्वसन जीवन की मुख्य क्रिया है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार जल में रहने वाले जीव, जल में जो जीव रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। कैसे, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन, जल का जो सूत्र है वो H2O, जो O है ये ऑक्सीजन को दिखाता है। तो यही ऑक्सीजन जीवधारी लेते हैं और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर अतः ऑक्सीजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी काफी हेल्पफुल है। कहा जा रहा है कि बिना आग, जो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती, और वायु का 1/5 भाग आग को जलाने के लिए सहायक है। अगर आग 1/5 भाग उसे वायु नहीं मिलेगी आग को, तो वो आग जलेगी नहीं। फिर आगे देखिए, आइए ऑक्सीजन के स्रोतों के विषय में जानते हैं। ऑक्सीजन के स्रोत कौन से, इसका सबसे एक ही स्रोत है जो हमने अभी यहाँ पे चित्र में देखा। पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे ऑक्सीजन के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। इससे वातावरण असंतुलित हो रहा है। कहाँ से मिल रही है हमको ऑक्सीजन, पेड़ों से, ये आपने देख लिया। फिर देश की अंधाधुंध कटाई होती रही तो क्या होगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। आगे दिया है, श्वसन क्रिया में अंततः श्वसन द्वारा ली गई वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कुछ भाग, यहाँ से प्रश्न यही हमने कहा था, पीछे हम आगे देखेंगे। तो क्या है, कुछ भाग फेफड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प मुक्त की जाती है। तो वायु, जब हम जो श्वसन क्रिया लेते हैं तो इसमें हम क्या छोड़ते हैं, आपके ऑप्शन में 4 होंगे। एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद ये आपके 2 ऑप्शन एक लगातार होंगे। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड व तथा जल वाष्प, एक ऑप्शन ये होगा, 2 अदर ऑप्शन होंगे। तो कितने लोग तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक मारेंगे, लेकिन वो गलत हो। क्यों, क्योंकि हम जब हम गैस छोड़ते हैं, अपने मुंह से हवा बाहर निकलती है, उसमें जल वाष्प भी होती है। अगर आपको यकीन हो तो व्हाइट कलर का पॉलीथीन लीजिए, उसमें आप अपनी सांस को छोड़िए तो देखेंगे कि जो पन्नी है वो अंदर से एक लेयर बन जाता है उस पे भाप का। तो किसका मतलब क्या हुआ, हमारे मुंह से जल वाष्प भी बाहर आ रही है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। फिर आगे देखिए, दिया गया है कि अगर संतुलन को बनाए रखने के लिए, इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ वातावरण के लिए जीव भूभाग में रहते हैं। जिस भूभाग में वो जीव रहता है उसका 1/3 भाग में पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। यानी कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जितने क्षेत्र में, उसका 1/3 भाग आप पेड़ लगाएं। फिर ये कुछ खास चीज इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के लिए आवश्यक है, आप जानते हैं, क्योंकि पेड़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही अपना भोजन बनाते हैं। फिर आइए जाने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। आप जानते हैं ज्वालामुखी से भी निकलता है, और जो समस्त ज्वलनशील चीजें उनको जब जलाते हैं तो वहां से भी आपका निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जय पदार्थ के सड़ने गलने से भी मुक्त होती है,
और जो सभी प्राणी जीव जगत है उनके सांस लेने से भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। फिर देखिए है वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के जलने से उद्योगों की चिमनियों में शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हानिकारक गैसें निकलती हैं। वो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड नंबर 1 पर, और ये सबसे ही हानिकारक गैस है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मैथेन आदि प्रमुख गैसें हैं जो बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती है। इन्हें अपशिष्ट गैस कहते हैं। यह वातावरण को प्रदूषित करती है, अतः वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए इनका सुरक्षित व निष्कासन आवश्यक है। यानी कि जो हम धुआं बाहर आ रहा है उसको उस विधि से निकालें कि वातावरण हमारा प्रदूषित न हो। यह है अतः वातावरण को सुरक्षित रखने हेतु इनका सुरक्षित रूप से निष्कासन आवश्यक है। इनका सुरक्षित निष्कासन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? देखिए जो कारखाने हैं, ईंट भट्टे हैं, उनकी जो चिमनियां हैं काफी ऊंचाई पर बनाई जाए, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो चिमनियां हैं इनमें हम धूम्र अवक्षेपक लगाकर इनको फिल्टर करके इस धुएं को छोड़े। तीसरा जो पॉइंट है कारखानों को जो बस्तियों से बहुत दूर लगाए और जहां भी ये कारखाने लग रहे हैं उसके आसपास क्षेत्र में भरपूर मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। देखिए अब ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। ये अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर है जो आपके लिए नहीं है। फिर रिक्त स्थान इन्हें हम देख लेते हैं। भूमि की ऊपरी परत, जो भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कहते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मिट्टी पेड़ पौधों को क्या प्रदान करती है? पोषक तत्व। पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो उनकी वृद्धि में सहायक होती हैं। फिर दिया है पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह हमें कौन सी खाद यूज करनी चाहिए? तो हमें जैविक खाद यूज करनी चाहिए, जैविक खाद। अगला है गैसों के अलावा वायुमंडल में आदि पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का क्या है? संतुलन बिगड़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। फिर दिया है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। किस गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर वो अपना भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट 2 दिया है, छह है कारखानों की चिमनियों में क्या लगाना चाहिए? प्रदूषण रोका जा सके तो कारखानों की जो चिमनियां है उसमें लगाना चाहिए धूम्र अवक्षेपक। क्या धूम्र अवक्षेपक लगा के हम उस धुएं को फिल्टर करके हम छोड़ेंगे। फिर आगे प्रोजेक्ट कार्य है जो आपके लिए नहीं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।